नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस का हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 2024 में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसी क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए ये प्री बोर्ड रिवीजन टेस्ट तैयार किया गया है। जिस तरह से बोर्ड का पेपर आएगा, किस स्टाइल का होगा, उसी हिसाब से इस पेपर को भी तैयार किया गया है। और इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर एक बार बच्चे उनको दोहरा लेंगे तो उनकी परीक्षा में आने की काफी संभावना है और इससे बच्चों को यह भी पता चल जाएगा कि उनका बोर्ड का पेपर कैसा आएगा। सामान्य निर्देश में दिए गए हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित है। खंड ए या सेक्शन ए जिसको हम कहेंगे, खंड ए प्रश्न संख्या 1 से 20 तक बहुविकल्पिक और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। खंड बी सेक्शन जो बी है वो 2 अंक के 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 में आंतरिक विकल्प होंगे अथवा आएगा, मतलब उनमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अति लघु उत्तर वाले प्रश्न है ये। उसके बाद जो है खंड सी सेक्शन सी जो है 3 अंक के 8 प्रश्न होंगे, जिनमें से 3 में आंतरिक विकल्प होंगे अथवा दिया होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है ये। और खंड डी जो है वो 5 अंक के 4 प्रश्न होंगे और सभी में आंतरिक विकल्प होंगे। आंतरिक विकल्प का मतलब है कि अथवा करके प्रश्न दिया होगा और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो टोटल आपका जो पेपर है वो 4 खंडों 4 सेक्शन में बटा होगा। सेक्शन ए की अगर हम बात करें तो एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे। और पहला प्रश्न है कि भारत की वह देशी रियासत कौन सी थी जिसने सबसे पहले अपने आप को स्वतंत्र राज्य रखने की घोषणा की। 4 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, क जूनागढ़, ख अजमेर, ग हैदराबाद और घ त्रावणकोर। तो वो जो देशी रियासत थी जिसने अपने आप को सबसे पहले स्वतंत्र रखने की घोषणा की थी वो त्रावणकोर थी। ऑप्शन घ इसमें आएगा। प्रश्न नंबर 2 है, विकास के भारतीय मॉडल को क्या नाम दिया गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क पूंजीवादी मॉडल, ख समाजवादी मॉडल, ग मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल और घ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब ग है, मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल। प्रश्न नंबर 3, भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है। क पंडित जवाहरलाल नेहरू, ख इंदिरा गांधी, ग महात्मा गांधी और घ सरदार पटेल। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही ऑप्शन है। क इसका आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रश्न नंबर 4 है, पूछा गया है कि आपातकाल की समाप्ति के बाद भारत में 6ठी लोकसभा के चुनाव कब हुए। क है जनवरी 1977 में, ख मार्च 1977 में और जनवरी 1978 में और घ है मार्च 1978 में। तो सही जवाब ख है, मार्च 1977 में। प्रश्न नंबर 5 है, शिरोमणि अकाली दल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है। क जम्मू कश्मीर, ख पंजाब, ग दिल्ली और घ हरियाणा। तो सही जवाब जो है वो ख है, पंजाब का ये एक प्रमुख क्षेत्रीय दल है शिरोमणि अकाली दल। प्रश्न नंबर 6 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। नहीं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। इसमें क पर दे रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत। सही है, बिल्कुल। ख है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। ये भी बिल्कुल सोवियत संघ के विघटन के बाद स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ। ग विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव और घ है मध्य पूर्व में संकट। तो ये जो है वो नहीं है, मध्य पूर्व में संकट। प्रश्न नंबर 7, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई। क चीन ने, ख दक्षिण कोरिया ने, ग जापान ने और घ अमेरिका ने। तो सही जवाब है क चीन ने जो है खुले द्वार की नीति अपनाई। प्रश्न नंबर 8 है, पूछा गया है कि कौन सा संगठन दक्षिण एशिया से संबंधित है। दक्षिण एशिया से संबंधित है, क आसियान, ख सार्क, ग ब्रिक्स
और घ यूरोपीय संघ। तो जो दक्षिण एशिया से संबंधित है वो सार्क है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? पूछा गया है कि मुख्य 6 मुख्य अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? क सुरक्षा परिषद, ख विश्व बैंक, ग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और घ महासभा। तो इसका जो उत्तर आएगा वो ख है, विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है बल्कि उसकी विशिष्ट एजेंसी है। प्रश्न नंबर 10 है, वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? क है, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। ख सभी देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव समान रहा है। ग है, वैश्वीकरण का असर सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित है। और घ है, वैश्वीकरण से अनिवार्यता सांस्कृतिक समरूपता आती है। तो जो सही है वो क है, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा है। प्रश्न नंबर 11 है, भारत को किस अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी? तो उत्तर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न नंबर 12 है, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया? तो प्रधानमंत्री पूछा गया है जिसने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, छोटा नाम वीपी सिंह उनको हम कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर है मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति होते थे जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से माना जाता है? भारत में वैश्वीकरण का आरंभ कब से? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1991 से भारत में वैश्वीकरण का आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 15 है, भारत चीन युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री खालिस्तान थे? खालिस्तान पूछा गया है तो के मेनन जो है वो भारत के उस समय रक्षा मंत्री हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है। प्रश्न नंबर 17 है, 1969 में कांग्रेस पार्टी 2 दलों में बट गई थी। पूछा गया है सही है या गलत है? तो हम कहेंगे 1969 में जो है कांग्रेस पार्टी 2 दलों में बट गई थी, सही है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है कि भारत और पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, ये भी सही और गलत पूछा गया है। तो ये भी सही है, 1998 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए थे। अगला जो प्रश्न है वो 2 प्रश्न है 19 और 20 और वो अभिकथन और कारण आधारित प्रश्न है। निर्देश दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में कथन ए के बाद कारण आर का कथन दिया गया है। कथन ए और कारण आर को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए विकल्पों में से एक को चुनना है। क पर है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ख है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ग है कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। और घ है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो 19वें को अगर हम देखें इस आधार पर, कथन और कारण के आधार पर, कथन ए में पूछा गया है कि सोवियत संघ और साम्यवाद 1991 में धराशाही हो गए और कारण दे रखा है आर में, सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की आंतरिक कमजोरी सोवियत संघ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही। तो ये एक बड़ा कारण था जिसके कारण सोवियत संघ धराशायी हुआ, इसलिए इसका क आएगा। प्रश्न नंबर 20 है, पूछा गया है ए में कथन दे रखा है कि पाकिस्तान ने बिना किसी संघर्ष के बांग्लादेश को स्वतंत्र दर्जा दिया और कारण आर में कहा हुआ है कि बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा था। तो आर तो सही है लेकिन एक अगर हम देखें बिना संघर्ष के बांग्लादेश को स्वतंत्र दर्जा दिया, ये गलत है। तो इसका घ आएगा जिसमें कह रखा है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। सेक्शन बी है, इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, दो नंबर के हैं, अथवा करके दे रखे हैं। 11 टोटल प्रश्न है लेकिन 3 में विकल्प दे रखा है। तो प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो 21 अक्टूबर 1951 को
भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई 21 अक्टूबर 1951 को, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो इसके संस्थापक थे। प्रश्न नंबर 22 है, सन 1971 में हुए चुनाव में 1971 में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से किस किस पर निर्भर थी? तो पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों पर निर्भर थी, क्योंकि इन्हीं लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया था जब कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया था। प्रश्न नंबर 23 है, 25 जून 1975 को की गई आपातकालीन घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? 25 जून 1975 को की गई आपातकालीन घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उत्तर है फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 24 है, क्षेत्रवाद का क्या अर्थ है? तो क्षेत्रवाद का अर्थ ऐसी संकीर्ण भावना से है जिसमें किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग पूरे देश की तुलना में अपने क्षेत्र से विशेष लगाव रखते हैं और अपने लिए अलग अस्तित्व की मांग करते हैं। तो अगर बच्चे पे ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा करके वो दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है, विकल्प इसमें उसको मिला हुआ है, तो इसमें इसी के अथवा करके है प्रश्न, मंडल आयोग क्या था? तो 1977 में 1977 में जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी तो उस समय उत्तर भारत में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की जोरदार मांग उठी। इस मांग पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1978 में पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की। इस आयोग के अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल जिनको हम कहते हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसे मंडल कमीशन या मंडल आयोग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, पूछा गया है कि शॉक थेरेपी मॉडल किसके द्वारा निर्देशित था? तो विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह निर्देशित था। या फिर अथवा करके है, इसमें ही अगर आप ये प्रश्न नहीं कर सकते, दूसरा है, अंतिम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था? 2009 में कोपेनहेगन में हुआ था, कोपेनहेगन में यह सम्मेलन हुआ था। प्रश्न नंबर 26 है, यूरोपीय संघ क्या है? तो यूरोपीय संघ यूरोप के 27 देशों का एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है जो वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनता जा रहा है। प्रश्न नंबर 27 है, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण दक्षिण एशिया के किस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है? तो वो बांग्लादेश है, जिसको अपनी छोटी बचत और सहकारी ऋण के कारण गरीबी कम करने में मदद मिली है, बांग्लादेश सही जवाब है। प्रश्न नंबर 28 है, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या अभिप्राय है? आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या अभिप्राय है? तो जब लोग अपने देश के अंदर ही अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर शरणार्थी के रूप में रह रहे होते हैं तो उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहते हैं, जैसे कश्मीरी पंडित हैं। या फिर अथवा करके अगर आपको ये प्रश्न नहीं आता है तो अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है अथवा करके, सांस्कृतिक समरूपता का क्या अर्थ है? तो जब संसार के देश एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने लगे तो इसे सांस्कृतिक समरूपता कहते हैं। सेक्शन सी है, और सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है, 3-3 नंबर के ये प्रश्न है। इसमें भी 8 प्रश्न 11 प्रश्न दे रखे हैं, 8 करने, 3 ऐसे प्रश्न होंगे जिनमें आपके पास विकल्प होगा, अथवा का विकल्प दे रखा होगा। प्रश्न नंबर 29 है, कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारात्मक गठबंधन थी? तो कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराओं के लोग शामिल थे, जैसे कांग्रेस में गर्मपंथी, नरमपंथी, क्रांतिकारी, शांतिवादी, उदारवादी, दक्षिणपंथी, वामपंथी आदि सभी विचारों के लोग शामिल थे। वास्तव में यह पार्टी एक मंच की तरह थी जिस पर विभिन्न विचारों के लोग इकट्ठा होते थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे। स्वतंत्रता के बाद भी कांग्रेस ने विभिन्न विचारों वाले इन लोगों को अपने साथ बनाए रखा और एक सफल गठबंधन कायम किया। प्रश्न नंबर 30 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर नोट लिखिए। तो प्रश्न उत्तर में हम कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल से अभिप्राय ऐसे मॉडल से है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र साथ साथ काम करते हैं, अर्थात कुछ उद्योग सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और कुछ उद्योग
निजी व्यक्तियों द्वारा लगाए जाते हैं। या फिर अथवा करके आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं अगर आपके पास ये नहीं आता है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई थी? कई कारण थे, उसमें पहला है चमत्कारिक व्यक्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह श्रीमती इंदिरा गांधी भी चमत्कारी व्यक्तित्व वाली महिला थी। 1969 में कांग्रेस में विभाजन होने के बाद उन्होंने फिर से कांग्रेस को जीवित किया। 1971 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को इसलिए वोट दिए क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी उसका नेतृत्व कर रही थी। दूसरा है समाजवादी नीतियां। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार के लोकप्रिय होने का एक कारण उनके द्वारा अपनाई गई समाजवादी नीतियां थी। 1969 में उन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। यह एक साहसिक निर्णय था जिसने उन्हें जनता में लोकप्रिय बना दिया। इसके अलावा उन्होंने प्रीवी पर्स को समाप्त करने की बात कही। हालांकि मोरारजी देसाई ने इसका विरोध किया, लेकिन जनता ने इसका स्वागत किया। तीसरा है गरीबी हटाओ का नारा। 1971 के चुनाव में जहां विरोधी दलों ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, वहीं श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि रोटी, मकान और नौकरी सभी की मौलिक जरूरतें हैं और ये जरूरतें तभी पूरी हो सकती हैं जब गरीबी को हटाया जाएगा। इस नारे का किसानों, मजदूरों, दलितों, अल्पसंख्यकों और बेरोजगार नवयुवकों पर विशेष प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस नारे से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी को वोट दिए। चौथा कारण है श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण। 1971 के चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में हुआ, अर्थात समाज के सभी वर्गों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में वोट डाले। और पांचवा कारण है 1971 का भारत पाक युद्ध। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने हिम्मत के साथ उसका मुकाबला किया। इस युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार हुई। उसका एक भाग पूर्वी पाकिस्तान उससे अलग होकर एक अलग देश बांग्लादेश बन गया। इस युद्ध में हुई जीत से देश के लोगों को प्रसन्नता हुई और श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। प्रश्न नंबर 31 है संपूर्ण क्रांति पर नोट लिखो। क्या थी संपूर्ण क्रांति? तो मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण बिहार सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। इसे बिहार आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए छात्रों ने जयप्रकाश नारायण को बुलाया। इस आंदोलन को उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। संपूर्ण क्रांति का अर्थ भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के वर्तमान ढांचे में ऐसे बदलाव लाना था ताकि सभी के कल्याण, सर्वोदय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। संपूर्ण क्रांति को सफल बनाने के लिए उन्होंने विद्यार्थियों, किसानों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों से आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया और उन्होंने बिहार सरकार को बर्खास्त करने की मांग की, लेकिन फिर भी सरकार ने इस्तीफा नहीं दिया। प्रश्न नंबर 33 है भारतीय राजनीति पर क्षेत्रवाद के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो पहले पर हम कह सकते हैं कि अलग राज्यों की मांग। क्षेत्रवाद का सबसे बुरा प्रभाव अलग राज्यों की मांग रही है। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों ने जाति, धर्म, भाषा और आर्थिक पिछड़ेपन को लेकर अपने लिए अलग राज्य की मांग की है। जैसे 2001 में आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, बिहार में झारखंड और मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्यों की स्थापना की गई। दूसरा कारण है क्षेत्रवाद का दूसरा प्रभाव क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का गठन। क्षेत्रवाद के कारण भारत में अनेक राजनीतिक दलों की स्थापना हुई है। जैसे पंजाब में शिरोमणि अकाली दल, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। इन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य अपने क्षेत्र का विकास करना होता है और जब ये अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाते हैं तो लोगों को तोड़फोड़ के लिए उकसाते हैं। तीसरा प्रभाव पड़ा है उत्तर और दक्षिण की भावनाएं। क्षेत्रवाद के कारण भारत के लोगों में उत्तर और दक्षिण के बारे में सोचने की प्रवृत्ति पैदा हुई है। दक्षिण भारत के लोगों का कहना है कि उत्तर भारत के लोगों ने हमेशा ही उनके साथ अन्याय किया है।
केंद्र सरकार में ज्यादातर मंत्री उत्तर भारत के होते हैं। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि हिंदी उत्तर भारत के लोगों की भाषा है, जिसे जबरदस्ती दक्षिण भारत के लोगों पर थोपा जा रहा है। और चौथा है धरती के बेटों का सिद्धांत। कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास होने के कारण वहां दूसरे राज्यों के मजदूर काम की तलाश में जाने लगे हैं। जैसे बिहार के बहुत से लोग खेतों और फैक्ट्रियों में काम करने के लिए पंजाब और हरियाणा में आने लगे हैं। ये लोग सस्ती मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इससे इन राज्यों के मूल मजदूरों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः यह मांग उठने लगी है कि पंजाब पंजाबियों के लिए, हरियाणा हरियाणियों के लिए होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि एक राज्य में केवल उन्हीं लोगों को रोजगार मिलना चाहिए जो उस राज्य के मूल निवासी हों। और पांचवा है प्रभाव जो पड़ा है क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति पर, वो है राष्ट्रीय भावना का पतन। क्षेत्रवाद के कारण भारत के लोगों में से देश प्रेम की भावना का पतन हुआ है। क्षेत्रवाद के कारण लोगों में यह भावना पैदा हुई है कि उनके क्षेत्र के विकास में ही उनका विकास निहित है। इसलिए लोग पूरे देश के बारे में न सोचकर केवल अपने क्षेत्र के बारे में सोचने लगे हैं। इसमें अथवा दिया गया है कि अगर आप ये प्रश्न नहीं करना चाहते, दूसरा कर सकते हैं। और दूसरा है कि भारत में दलीय व्यवस्था की कोई 3 चुनौतियां बताइए। भारत में दलीय व्यवस्था की कोई 3 चुनौतियां बताइए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि भारत में प्रभावशाली विरोधी दल नहीं है। प्रभावशाली विरोधी दल न होने के कारण सरकार पर दबाव नहीं बन पाता है। दूसरा है भारत में राजनीतिक दल जनता से हमेशा संपर्क में नहीं रहते हैं। राजनीतिक दल चुनावों के समय ही सक्रिय होते हैं और चुनाव के बाद लुप्त हो जाते हैं। तीसरा, भारत में राजनीतिक दल केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए ही कार्य करते हैं। चौथा है भारत में राजनीतिक दलों की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। और पांचवा है प्रत्येक राजनीतिक दल में किसी न किसी व्यक्ति की पूजा होती है। जैसे 2014 और 2019 का चुनाव भाजपा ने मोदी के चमत्कारिक व्यक्तित्व पर लड़ा। प्रश्न नंबर 34 है भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए हैं। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति के रूप में रह गया है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष पर भी अमेरिका का ही नियंत्रण स्थापित हो गया है। अतः इन संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत जैसे विकासशील देशों को अमेरिका पर निर्भर होना पड़ गया है, क्योंकि ये संस्थाएं अमेरिका के कहने पर ही कर्ज देती हैं। प्रश्न नंबर 35 है यूरोपीय संघ को क्या चीज एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। यूरोपीय संघ को क्या चीज एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती है। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि यूरोपीय संघ का अपना झंडा, गान और अपनी मुद्रा है। दूसरा, यूरोपीय संघ राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से विशेष प्रभाव रखता है। तीसरा, यूरोपीय संघ के पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। चौथा, यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बनती जा रही है। और पांचवा है यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास परमाणु हथियार भी है। या फिर अथवा करके आप लिख सकते हैं 35 को कि सार्क का क्या अर्थ है, इसके कोई 3 उद्देश्य बताइए। सार्क का क्या अर्थ है, इसके कोई 3 उद्देश्य बताओ। तो सार्क का पूरा नाम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ है। ये आप बिल्कुल इसको याद कर लीजिए, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशिया के 7 देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की थी। लेकिन 2007 में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य बनाया गया। अतः वर्तमान समय में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। सार्क के उद्देश्य की बात करें तो हम पहला कहेंगे कि एक दूसरे की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करना। दूसरा, एक दूसरे के बीच सहयोग को बढ़ाना तथा साथ ही दूसरे देशों के बीच भी सहयोग को बढ़ाना। और तीसरा है दक्षिण एशिया के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना।
तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। प्रश्न नंबर 36 है और पूछा गया है कि तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता, तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूद खतरों में क्या अंतर है। तो तीसरी दुनिया के देशों से अभिप्राय उन देशों से है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्वतंत्र हुए हैं। इन्हें विकासशील देश भी कहते हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ब्राजील, क्यूबा आदि। विकसित देशों से अभिप्राय अमीर देशों से है। तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों के सामने मौजूद खतरों में काफी अंतर है। जैसे पहले नंबर पर हम कहेंगे कि तीसरी दुनिया के देशों में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के खतरे हैं, जबकि विकसित देशों में केवल बाहरी खतरे हैं। दूसरा है, तीसरी दुनिया के देशों में अलगाववादी आंदोलन का भी खतरा है, जबकि विकसित देशों में इस प्रकार के कोई अलगाववादी आंदोलन नहीं होते हैं। और तीसरा है, तीसरी दुनिया के देश आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित है, जबकि विकसित देश आतंकवाद से ज्यादा प्रभावित नहीं है। या फिर अथवा करके इसमें भी पूछा गया है कि साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों से क्या अभिप्राय है। साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां से क्या अभिप्राय है, हम इस विचार को कैसे लागू कर सकते हैं। तो उत्तर में हम कहेंगे कि जिम्मेदारी साझी लेकिन भूमिकाएं अलग अलग का अर्थ यह है कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक देश की नहीं है, बल्कि सभी देशों की है। लेकिन सभी देशों को पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी भूमिका उसी अनुपात में निभानी चाहिए जिस अनुपात में उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। वर्तमान समय में विश्व के सभी देश प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण तेजी से खराब होता जा रहा है। अतः यह मांग उठी है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी की उठनी चाहिए। लेकिन इस प्रश्न पर विकसित और विकासशील देशों में मतभेद है। विकसित देशों का कहना है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की बराबर होनी चाहिए। विकसित देशों का कहना है कि पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सभी देशों की बराबर होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर विकासशील देशों का कहना है कि विकसित देशों ने ही पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसको ठीक करने की ज्यादा जिम्मेदारी भी विकसित देशों की ही होनी चाहिए। 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में भी इस बात को मान लिया गया है कि प्रत्येक देश पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के अनुपात में अपनी साझी लेकिन अलग अलग भूमिकाएं निभाएगा। उसके बाद सेक्शन डी है, खंड डी है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का है। हर प्रश्न में एकांतरिक विकल्प आपको मिलेगा कि अथवा करके दे रखा है। प्रश्न नंबर 37 है, स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी। स्वतंत्र भारत के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी। तो लंबे समय की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो एक तरफ तो यह देश के लिए खुशी की बात थी, लेकिन दूसरी तरफ देश को इस स्वतंत्रता के साथ कुछ समस्याएं या चुनौतियां भी मिली थी। उसमें पहली आएगी देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह विभिन्नताओं वाला देश था। यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, जिनकी संस्कृति अलग थी तथा धर्म भी अलग था। इसके अलावा जब देश आजाद हुआ तो उस समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खूनी दंगे चल रहे थे। अतः यह प्रश्न पैदा हुआ कि जब देश में दो धर्मों के लोग इकट्ठे नहीं रह सकते, वहां अन्य धर्मों के लोग कैसे इकट्ठा रह सकेंगे। कहते हैं उस समय मुख्य चुनौती देश को एकता के ऐसे सूत्र में बांधने की थी जिसमें सभी विभिन्नताओं के लिए स्थान हो। दूसरा, लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती। संविधान के अनुसार भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का अर्थ ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें जनता का शासन होता है। इसमें लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और बाद में ये प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। लेकिन उस समय तक भारत के लोगों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ही राजतंत्रीय शासन व्यवस्था विद्यमान रही थी, जिसमें राजा ही सब कुछ होता था। और तीसरी चुनौती थी विकास की चुनौती। अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारत का इतनी बुरी तरह से शोषण किया
कि इसे एक गरीब देश बना दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए ऐसी रणनीति अपनाना जरूरी था ताकि कुछ वर्गों का कल्याण न होकर सभी का कल्याण हो सके। इसलिए देश के विकास के लिए ऐसे मॉडल को अपनाना जरूरी था जिसमें सभी का विकास हो सके। और चौथी चुनौती थी शरणार्थियों के पुनर्वास की चुनौती। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन दो भागों में भी बंट गया। मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बनाया गया। भारत और पाकिस्तान बनने के बाद हिंदुओं और सिखों को उनके मुल्क भारत खदेड़ा गया और मुसलमानों को उनके मुल्क पाकिस्तान खदेड़ा गया। विभाजन के बाद देश के सामने सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को निवास स्थान उपलब्ध करवाने की थी। ये लोग अपने अपने गांव, शहर और घरों को छोड़कर भारत आ गए थे। यहाँ इनके पास ना तो घर था और ना ही छत थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पुनर्वास विभाग की स्थापना की गई। इस विभाग ने विस्थापितों के रहने और उनकी देखभाल करने के लिए कई शहरों में विस्थापित शिविर कैंप स्थापित किए। और पांचवी चुनौती थी देशी रियासतों की विलय की चुनौती। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत में 565 देशी रियासतें थी। इन रियासतों के राजाओं को यह विकल्प दिया गया था कि चाहे तो वे भारत में शामिल हों, चाहे पाकिस्तान में शामिल हों, या चाहे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। यह विकल्प मिल जाने के बाद रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र रखने की घोषणा करनी शुरू कर दी। अतः सभी रियासतों को भारत में शामिल करना भी भारत के लिए एक चुनौती थी। सरदार पटेल ने रियासतों के राजाओं को मनाने और समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ज्यादातर राजाओं को भारत में शामिल होने के लिए राजी कर दिया। अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है, स्वतंत्र भारत में भाषा पर राजनीतिक विवाद की समस्या का वर्णन करो। स्वतंत्र भारत में भाषा पर राजनीतिक विवाद की समस्या का वर्णन करो। तो जिस समय भारत के संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, उस समय संविधान सभा के बहुत से सदस्य हिंदी को सरकारी भाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे। जिस समय भारत में संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, तो उस समय संविधान सभा के बहुत से सदस्य हिंदी को सरकारी भाषा बनाने के पक्ष में नहीं थे। अतः संविधान सभा द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हिंदी भारत की सरकारी भाषा होगी, लेकिन अगले 15 सालों तक अर्थात 1965 तक केंद्र सरकार के सरकारी काम अंग्रेजी में किए जाएंगे। 15 वर्षों के बाद अर्थात 1965 में जब हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में लागू करने का समय आया, तो भारत के गैर हिंदी भाषी राज्यों, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों ने इसका विरोध किया। इस विवाद को सुलझाने के लिए त्रिभाषी फार्मूला अपनाया गया। इस फार्मूले में यह तय हुआ कि हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के साथ एक आधुनिक भाषा अपनाई जाएगी। इसी प्रकार गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ हिंदी पढ़ाई जाएगी। लेकिन यह त्रिभाषी फार्मूला भी भाषा विवाद का पूरी तरह से समाधान नहीं कर पाया है। प्रश्न नंबर 38 है, पूछा गया है कि भारत चीन के मध्य विवाद के उन मुख्य मुद्दों का वर्णन करो जो 1962 के युद्ध का कारण बने। भारत चीन के मध्य विवाद के उन मुख्य मुद्दों का वर्णन करो जो 1962 के युद्ध का कारण बने। तो पहला जो था वो है सीमा रेखा। भारत और चीन के बीच विवाद का पहला कारण सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को 1914 में शिमला में भारत, चीन और तिब्बत के नेताओं द्वारा एक बैठक में तय किया गया था। यह रेखा उस समय भारत के विदेश सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 1956 तक चीन इसे ही सीमा रेखा मानता रहा, लेकिन 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी। चीन का कहना था कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया है। 1956 के बाद चीनी सरकार द्वारा जितने भी मानचित्र प्रकाशित किए गए, उन सभी में भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन वाले हिस्से को चीन में दिखाया गया। जब भारत सरकार ने
इस तरफ चीन का ध्यान आकर्षित किया तो चीन ने इसे पुरानी सरकार की गलती बताया और आने वाले समय में इन नक्शों को ठीक करने का आश्वासन दिया। लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया, उल्टे वह इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाने लगा। दूसरा था भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को शरण देना। 1959 में तिब्बत के लोगों ने तिब्बत को स्वतंत्र करवाने के लिए चीनी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। चीनी सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन अत्याचारों से डरकर तिब्बत के लोग अपने धर्मगुरु दलाई लामा के साथ भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें अपने यहां शरण दे दी, लेकिन चीन ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि भारत पंचशील समझौते को तोड़ रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। अथवा करके, अगर आप ये भारतीय नहीं लिख सकते प्रश्न नंबर 38 वाला ऊपर वाला, तो अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है कि क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? क्या भारत की विदेश नीति से यह झलकता है कि भारत क्षेत्रीय स्तर की महाशक्ति बनना चाहता है? 1971 के बांग्लादेश युद्ध के संदर्भ में इस प्रश्न पर विचार करो तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि यद्यपि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत एक शक्तिशाली देश है, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत एक शक्तिशाली देश है, लेकिन भारत की विदेश नीति से यह बिल्कुल नहीं झलकता कि भारत क्षेत्रीय स्तर पर एक महाशक्ति बनना चाहता है। भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत गुटनिरपेक्षता और अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना है। पाकिस्तान भारत पर कई बार आक्रमण कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी भारत पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयत्नशील है। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के समय भी भारत पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मामलों में दखलंदाजी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब पश्चिमी पाकिस्तान के सैनिकों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए और इन अत्याचारों से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में भारत आ गए और इन शरणार्थियों का बोझ उठाना भारत के लिए मुश्किल हो गया, तो भारत ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने शरणार्थियों को वापस बुलाए, लेकिन पाकिस्तान ने उल्टे भारत पर ही आक्रमण कर दिया। तब जाकर भारत को पूर्वी पाकिस्तान की सहायता करनी पड़ी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत अपने आप को शक्तिशाली दिखाना चाहता था। ऐसा उसने अपनी सुरक्षा और अपनी आर्थिक स्थिति को बिगड़ने से बचाने के लिए किया। प्रश्न नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताओं और असफलताओं का वर्णन करो। सफलताएं भी पूछी गई हैं और असफलताएं भी। तो सफलताओं में अगर हम कहें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अनेक अंतरराष्ट्रीय विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कोरिया समस्या, ईरान कुवैत विवाद आदि। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के देशों को एक ऐसा मंच प्रदान किया है जहां पर वे अंतरराष्ट्रीय समस्याओं पर विचार विमर्श कर सकते हैं। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निशस्त्रीकरण के लिए भी अनेक प्रयास किए हैं और आज भी कर रहा है। और चौथा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने श्रमिकों की दशा सुधारने, बीमारियों की रोकथाम करने और शिक्षा का प्रसार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। असफलताओं की अगर हम बात करें तो पहले नंबर पर हम कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना और विश्व में शांति स्थापित करना था, लेकिन अपने इस उद्देश्य को प्राप्त करने में यह संगठन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया है। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक राजनीतिक झगड़ों को हल करने में भी असफल रहा है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। और तीसरा है, निशस्त्रीकरण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ कोई खास नहीं कर पाया है, क्योंकि आज भी विश्व के देश भयानक से भयानक परमाणु हथियार बना रहे हैं। और चौथी असफलता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की मनमानी को रोकने में बुरी तरह से असफल रहा है। अथवा करके दूसरा प्रश्न है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे पैदा हुए विवादों को रोकने में असफल रहा है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे पैदा हुए विवादों को रोकने में असफल रहा है, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ को एक जरूरी संगठन मानने के क्या कारण हैं? तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका का दबदबा बढ़ा है, वह हर मामले में अपनी टांग अड़ाने लगा है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ ही एक ऐसा मंच है जहां पर सभी देश अमेरिका की किसी नीति पर बहस कर सकते हैं तथा उस पर रोक लगा सकते हैं। दूसरा, श्रमिकों की दशा सुधारने, बीमारियों की रोकथाम करने, शिक्षा का प्रसार करने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सराहनीय कार्य किए हैं। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण के लिए भी प्रयास कर रहा है। और चौथा है, मानव अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग महत्वपूर्ण काम कर रहा है। प्रश्न नंबर 40 है और वैश्वीकरण वाला है। तो वैश्वीकरण जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप उसके सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में 4-4 तर्क दीजिए। वैश्वीकरण के पक्ष और विपक्ष में 4-4 तर्क दीजिए। तो पक्ष में तर्क की बात करें तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण सभी राष्ट्रों का संतुलित विकास हुआ है, गरीब देश भी विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं। दूसरा, वैश्वीकरण के कारण सभी देशों के लोगों में समानता की भावना पैदा हुई है। दुनिया के लोग अब अपने आप को एक ही परिवार का सदस्य समझने लगे हैं। तीसरा है, वैश्वीकरण के कारण लोगों की सोच भी विस्तृत हुई है, जिसके कारण लोग दूसरे देशों की संस्कृति को अपनाने लगे हैं। चौथा है, सभी देशों ने आयात निर्यात की बाधाओं को कम किया है, जिसके कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। और पांचवा है, वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह होने लगा है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में तर्क जब देंगे तो पहला है कि वैश्वीकरण ने आर्थिक असमानता को जन्म दिया है। आज अमीर और ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। दूसरा है, कुछ लोगों का कहना है कि वैश्वीकरण के कारण लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्यों और तौर तरीकों को खोने लगे हैं। आज संस्कृति के नाम पर अमेरिकी संस्कृति को अपनाया जा रहा है। तीसरा, वैश्वीकरण ने असमान प्रतियोगिता को जन्म दिया है। यह प्रतियोगिता शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों और कमजोर कंपनियों के बीच है। तकनीक के मामले में बेहतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कमजोर कंपनियों को निगलना शुरू कर दिया है। और चौथा है, वैश्वीकरण के कारण उपनिवेशवाद का एक नया रूप सामने आया है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं विकसित देशों के नियंत्रण में हैं, इसलिए ये संस्थाएं विकसित देशों के कहने पर ही गरीब देशों को ऋण देती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि विकसित देशों ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अपने अधीन कर लिया है। या फिर अथवा करके आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं और पूछा गया कि वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो पहला नंबर है, राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन। वैश्वीकरण के कारण राज्यों के स्वरूप में परिवर्तन आया है। जहां पहले कल्याणकारी राज्य की विचारधारा प्रचलित थी, अब वहीं कम से कम हस्तक्षेप करने की विचारधारा या अहस्तक्षेपीय विचारधारा चल पड़ी है। इस विचारधारा के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि राज्य को कम से कम काम करने चाहिए। दूसरा, राज्य के सीमित कार्य होते हैं। राज्य के सीमित होते कार्य, दूसरा प्रश्न जो किया है, राज्य के सीमित होते कार्य। राज्य द्वारा अहस्तक्षेपीय विचारधारा अपनाने के कारण राज्य ने अब अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित कर लिया है, जैसे कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना आदि। बहुत से कल्याणकारी कार्यों को करना अब राज्य ने बंद कर दिया है। और तीसरा है, राज्य की शक्ति में वृद्धि। सूचना तकनीक के विकास के कारण आज राज्यों के पास घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर राज्य किसी भी काम को अच्छी ढंग से कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सूचना तकनीक ने
राज्यों को पहले से ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। और चौथा है सरकार की निर्णय लेने की शक्ति में कमी। सभी देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के कारण सरकार की निर्णय लेने की शक्ति में कमी आई है, क्योंकि अपने बारे में वे सभी निर्णय स्वयं लेती हैं। धन्यवाद, नमस्कार।